एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो जो एक्सप्रेशन दी अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो सी आंसर आएगा हमारा, इसका ऑप्शन सी। सेकंड देख लेते हैं, इसमें असर्शन दिया और एक रीजन दिया है। असर्शन लिखा है द एक्सप्रेशन दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, तो देखें अगर तो लिखा हुआ है x प्लस वाई होल बार, और अगर इसको लॉजिकली हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी x डॉट वाई, बात तो इन्होंने सही लिखी है, डॉट हो गया है। असर्शन ट्रू है। रीजन लिखा हुआ है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर स्टेट्स दैट ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। ये देखें तो यहाँ पे इन्होंने डी मॉर्गन्स लॉ की बात करी है, और नीचे जो ऐसा रीजन दिया हुआ है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करती है। तो जो बात इन्होंने रीजन में कही है वो गलत तो नहीं है, ट्रू है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है ऑपरेटर ऑफ ऑपरेंड डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। मतलब इसका क्या है, अगर हम लिखें x डॉट वाई या y डॉट x, आंसर सेम ही आएगा, यही रीजन लिखा हुआ है इन्होंने। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो बी ऑप्शन है। थर्ड देख लेते हैं, लिखा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी द बूलियन इक्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी कहता है 1 को 0 से बदल दो, 0 को 1 से, डॉट को प्लस से, प्लस को डॉट से, तो जो भी एक्सप्रेशन है इसका अगर हम निकालेंगे तो बी आंसर आएगा हमारा। एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट, एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट, डी ऑप्शन है हमारा, कि अगर ब्रैकेट बी और सी पे है और उधर एक्सप्रेशन में ए और बी पे ब्रैकेट लगाते हैं तब भी बात सेम ही रहेगी, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कोड्स स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर वैलिड फॉर द गिवन कोड। ऊपर देखें तो एक इन्होंने छोटा सा कोड लिख के दिया है, लिखा है द कीवर्ड दिस इन द कंस्ट्रक्टर refers to the current instance of the class। this कीवर्ड हमारा current calling object को डिनोट करता है, तो इन्होंने यही लिखा है current instance of the class। तो ये पहली जो बात लिखी है वैलिड है, फर्स्ट बात ट्रू है। दूसरी बात लिखी द कीवर्ड दिस डिफरेंशिएट्स बिटवीन द इंस्टेंस वेरिएबल एज एंड द पैरामीटर एज, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से लिख के दिया है दिस डॉट एज। तो ये जो दिस डॉट एज है ना, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को ही डिनोट कर रहा है, कि ऊपर जो इन्होंने आईएनटी एज लिया हुआ है और इसको ऐसे लीजिए इक्वल्स टू एज, तो ये जो एज है ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर को डिनोट कर रहा है जो मेथड के साथ लगा हुआ है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल को कर रहा है, ये फॉर्मल को कर रहा है, तो यही बात लिखी है द कीवर्ड दिस डिफरेंशिएट बिटवीन द इंस्टेंस वेरिएबल एज एंड द पैरामीटर वेरिएबल एज, तो ये दूसरी बात भी इन्होंने ट्रू लिखी है। थर्ड लिखा है द कीवर्ड दिस कैन बी यूज्ड ओनली इन कंस्ट्रक्टर, ये बात इन्होंने फॉल्स लिखी, क्योंकि दिस हम लोग मेथड्स के अंदर भी यूज करते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर में नहीं यूज करते हैं, तो इसका आंसर है ए, ओनली 1 एंड 2। 6 वाला देख लेते हैं, असर्शन द ब्रेक स्टेटमेंट प्रिवेंट्स फॉल थ्रू इफेक्ट इन स्विच गेट कंस्ट्रक्ट, तो ब्रेक स्टेटमेंट से फॉल थ्रू रुक जाता है, मतलब ब्रेक लगाते हैं तो अनयूजुअल एग्जीक्यूशन नहीं होता है केसेस का, तो असर्शन ट्रू दिया हुआ है। रीजन लिखा है द ब्रेक स्टेटमेंट अनेबल्स अननेचुरल एग्जिट फ्रॉम द लूप, तो नेचुरल एग्जिट फ्रॉम द लूप क्या होता है, नेचुरल एग्जिट मतलब लूप अपने टर्न्स चल के रुका हो पूरा, तो ब्रेक स्टेटमेंट अनेबल्स अननेचुरल एग्जिट, तो ब्रेक की वजह से अननेचुरल एग्जिट हो जाता है लूप का, ये भी बात ट्रू लिखी हुई है, लेकिन असर्शन से कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ लूप की बात करिए ऊपर स्विच की बात करिए, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सॉरी, यहाँ पे कार्डिनल एक्सप्रेशन दी हुई है 7th वाले में, और इसमें कैनोनिकल एक्सप्रेशन लिखनी है, तो कार्डिनल एक्सप्रेशन जो दी है इसको कैनोनिकल में लाना है, तो ट्रुथ टेबल बना के हो जाएगा, सिंपल सा ये। अगर इसका हम ट्रुथ टेबल बनाए तो ऐसे बनेगा, ट्रुथ टेबल बना के हमने इसकी नंबरिंग कर दी है, कार्डिनली हमें जो फाइंड करना है वो 2, 5 और 7, ये कार्डिनल नंबर है, इनका हमें कैनोनिकल बनाना है, तो 2 का बनाए तो ये बनेगा p प्लस क्यू प्लस आर, और पाई में 1 पे बार लगता है तो यहाँ आर क्यू पे बार लग जाएगा, इसका बनाए तो फिर से बनेगा p प्लस क्यू प्लस आर और 1 पे बार, मतलब p पे और r पे, लास्ट का बनाए बनेगा p प्लस क्यू प्लस आर और तीनों पे 1 है तो तीनों पार लग जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन जहाँ मिल जाए डॉट करके तो वही हमारा आंसर होगा। तो ए में देखें तो यही है p प्लस क्यू बार प्लस आर डॉट p बार प्लस क्यू प्लस आर बार डॉट p बार क्यू बार आर बार, तो कैनोनिकली हमारी ए आंसर है इसका। 7th देखिए, लिखा है स्टडी द गिवन प्रपोजिशन एंड स्टेटमेंट मार्क असर्शन एंड रीजन, फिर से असर्शन दिया हुआ है, लिखा है p इट इज अ हॉलीडे और q दिया इट इज अ संडे। असर्शन लिखा है इफ इट इज नॉट अ संडे देन इट इज नॉट अ हॉलीडे, और इन्होंने इस तरीके से को लिखा है q बार इम्प्लीकेशन p बार, तो देखा जाए तो इन्होंने q वाली स्टेटमेंट को आगे कर दिया है और नॉट भी कर दिया है, तो ये एकदम ठीक है, और p वाली को बाद में कर दिया और नॉट भी कर दिया, तो ये भी ठीक है, तो ये जो असर्शन है ये ट्रू है। रीजन दिया है इनवर्स इज फॉर्म्ड व्हेन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर इंटरचेंज, कह रहे हैं इनवर्स ऐसे निकलता है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होते क्या हमारे, अगर हम कहें p है और ऐसे q है तो ये हमारा जो कहलाता है ना ये एंटीसीडेंट कहलाता है, और ये जो कहलाता है ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है, तो इनको इंटरचेंज करने पे इनवर्स नहीं निकलता है,
इनको नॉट करने से इनवर्स निकलता है। तो रीजन जो दिया हुआ है वो फॉल्स दिया हुआ है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। इंटरचेंज करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इनवर्स इज फॉर्म व्हेन एंटीसेडेंट कांस्टेंट आर इंटरचेंज, ये फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, देखा फॉर द गिवन कोड सेगमेंट राइट बिगो नोटेशन फॉर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बिगो नोटेशन लिखनी है, पहला लूप जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है पी तक, और दूसरे में हमारे ये दो लूप लगाए हुए हैं, उन्होंने नेस्टेडली लगाए हुए हैं, तो मतलब ये बनेगा ओ, और पहला पी तक जा रहा है, दूसरा क्यू तक जा रहा है, पी इंटू क्यू। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डोमिनेंट टर्म लेना होता है, तो डोमिनेट तो ये कर रहा है, इसका आंसर रहेगा ओ पी इंटू क्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th वाला, लिखा है राइट द मिन टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म फॉर द बूलियन फंक्शन ए बी फ्रॉम द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। मिन टर्म्स का मतलब होता है एसओपी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, और एसओपी एक्सप्रेशन इसमें 1 पे लिखी जाती है, तो ट्रुथ टेबल में साफ साफ हमें नजर आ रहा है ए बी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स ए बी। 0 पे बार लगता है इसके अंदर, तो 1 पे लिखना है, 0 पे बार लगना है, मतलब ए पे लगेगा बी पे लगेगा, पहला वाला और लास्ट में किसी पे नहीं लगेगा, तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई ए बार बी बार प्लस ए बी। क्वेश्चन 2 लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स फॉर्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इसको सॉल्व करना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में ब्रैकेट की होती है, तो ए माइनस बी हमारा स्लैश उधर चला जाएगा, बी सी स्लैश हो जाएगा, प्लस इसमें करें तो ये हो जाएगा डी ई इंटू स्लैश एफ कॉपीड कर लिया हमने। अभी भी ब्रैकेट की प्रायोरिटी है, तो अभी माइनस इसका पहले हो जाएगा ए बी सी स्लैश माइनस, प्लस इसमें क्या बचा था, ये स्लैश हमारा बचा था, तो डी ई इंटू एफ स्लैश इंटू जी कॉपीड। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो प्लस की नहीं, इसकी ज़्यादा है, ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुके हैं, तो ए वापस से कॉपी हो गया, डी ई इंटू एफ स्लैश कॉपी हो गया, और जी और मल्टीप्लाई उधर चला गया, लास्ट ये रह गया, तो पूरा सॉल्व हो गया, ए बी सी स्लैश माइनस डी ई इंटू एफ स्लैश जी इंटू प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तो एड्रेस कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन है, इसको भी सिंपली सॉल्व कर देते हैं। रो मेजर वाइज का हमने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट डाउन कर देते हैं। बेस एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है 1200, साइज दिया हुआ है 2 बाइट्स, रो टू बी फाउंड है हमारी 2, और बेस रो अगर देखें तो यहाँ पे लिखी हुई है -1। उसके बाद इनटू करना है इसको नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे, 4 से 13 तक जा रहे हैं, तो 4 से 13 तक अगर निकालेंगे तो ऐसे निकलेंगे 13 माइनस 4 प्लस 1, 9 प्लस 1 मतलब आ रहा है 10, तो नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है 10, प्लस करें कॉलम माइनस बेस कॉलम। कॉलम जो है हमारा टू बी फाउंड वो है 7, और बेस कॉलम इन्होंने दिया हुआ है 4। प्रायोरिटी वाइज तो ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, तो बाकी कॉपी कर ले रहे हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा 3 इंटू 10 कॉपीड, 7 माइनस 4 करें तो ये भी 3 आएगा, और फर्दर सॉल्व करें हो जाएगा 1200 प्लस 2, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 प्लस 3, फर्दर सॉल्व करें आएगा 1200 प्लस 2, और यहाँ 33, मतलब 1200 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 66, 1266 हमारा आंसर है। ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखिए, तो ड्राई रन और वर्किंग दिखा के हमको यहाँ पे आउटपुट देना है, तो इसकी पहले कंडीशन सॉल्व लिख देते हैं। लिखा है व्हाट विल द फंक्शन सॉल्व रिटर्न इफ m इज 16 एंड n इज 1। m को 16 मान के और n को 1 मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इसको लेके चले तो k को इन्होंने 1 दिया पहले। लिखा है m इज लेस देन 0, तो m 0 तो लेस है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगी। m इज डबल इक्वल टू 0, ये भी नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो else वाला हमारा जो भी वर्क दिया वो एग्जीक्यूट होगा, और else में देखें तो इन्होंने स्टैकिंग करी हुई है चीज़ों की, k प्लस करके लगाया हुआ है, मतलब 1 प्लस हो जाएगा, और वापस से कॉलिंग हो गई है m माइनस n से, m माइनस n मतलब अगली बार m के पास गया है 15, और n को इन्होंने 2 से बढ़ा दिया है, मतलब 1 के बाद ये हो गया होगा 3, वापस से कॉल हुआ, k में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो बनी रहेगा, m ये भी अभी भी फॉल्स है, ये अभी भी फॉल्स है, else ही चलेगा हमारा, और फिर से 1 प्लस स्टैक हो जाएगा, क्योंकि k प्लस स्टैक करें k की वैल्यू 1 ही है। वापस से जो कॉलिंग हुई है m माइनस n, m इससे माइनस हो गया, मतलब 12 से कॉल हुआ है, और n वापस से 2 से प्लस हो गया, मतलब 5 से प्लस हुआ है, k अभी भी 1 है, कंडीशन ये फॉल्स गई, ये भी फॉल्स गई, else ट्रू चला, 1 प्लस स्टैक हो गया वापस से। नेक्स्ट टाइम फिर से ये कॉल हुआ तो 12 माइनस 5 मतलब 7 से कॉल हुआ, ये भी 7 हो गया, 5 प्लस 2 दिया हुआ यहाँ पे। इसके बाद k की वैल्यू अभी भी कोई चेंज नहीं, 1 ही चल रही है वो, m इज लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, m इज 0 ये भी फॉल्स, फिर से else चला, else में हमारी स्टैकिंग हो रखी वापस से 1 प्लस, वापस से इस बार कॉल हुआ m माइनस n, तो 7 माइनस 7 इस बार m 0 हो गया, और n पहुंच गया 9, जब ऊपर से आया तो k की वैल्यू 1 ही है, m इज लेस देन 0 फॉल्स हो गया,
m इज डबल इक्वल टू 0, ये ट्रू हो गया। इस बार ये ट्रू हुआ तो इन्होंने रिटर्न m कर दिया है, मतलब 0 रिटर्न हो गया। और अब की बार दोबारा कॉलिंग हुई नहीं है, तो पूरा अनविंड होकर रिटर्न होगा और आंसर आएगा इसका 4। एक और बार इन्होंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है m 9 मान के सॉल्व कर दो और n 1 मान के सॉल्व कर दो। ठीक है, इसी को एक बार m को मान लेते हैं 9, n को मान लेते हैं 1। k हमारा 1 से ही चला होगा, कंडीशन फॉल्स गई है, याली भी फॉल्स गई है, एल्स ट्रू हुआ है। तो इस बार जो हमारी स्टैकिंग हुई होगी फिर से 1 प्लस स्टैकिंग हुई होगी और ये वापस से इसको 9 माइनस 1 करके कर रहे होंगे कॉल, मतलब 8 से, और ये बढ़ गया होगा, ये हो गया वो 3, 2 बढ़ा होगा, k की वैल्यू 1 ही होगी, अभी भी ये फॉल्स, एल्स ट्रू ही, तो 1 प्लस वापस से स्टैक हो गया। इसके बाद ये माइनस हुए, 5 से कॉल हुआ और ये भी 5 से कॉल हुआ, k की 1 ही है, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, एल्स ट्रू चला, 1 प्लस स्टैक हो गया। इसके बाद m दोनों माइनस हुए, m और n, तो 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 ही है, लेकिन ये कंडीशन तो अभी भी फॉल्स गई, ये फिर से ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई, 0 रिटर्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस वाली कंडीशन इन्होंने m को ही रिटर्न करा हुआ और m की वैल्यू में 0 पहुंच चुकी है। तो इस बार भी रिटर्न हुआ अनविंड होके, तो 3 आया। तो पहले केस में 4 आ रहा है, अगले केस में 3 आ रहा है। लिखा है व्हाट इज द फंक्शन सॉल्व परफॉर्मिंग अपार्ट फ्रॉम रिकर्शन। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये नजर आ रहा है कि m जब 9 था, सॉरी m जब 16 था तो आंसर आया था 4 और 9 है तो आंसर आ रहा है 3। तो क्या परफॉर्म कर रहा है, यही लग रहा है कि 16 का स्क्वायर रूट है 4 और 9 का स्क्वायर रूट है 3। तो यहाँ पे लिख सकते थे कि स्क्वायर रूट परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा है द फॉलोइंग फंक्शन डक इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास which is used to check if a given number is a duck number or not. There are some places in the code marked by 1, 2 and 3 which may be missing statement का क्वेश्चन है और कह रहे हैं चेक करो नंबर डक नंबर है कि नहीं। डक नंबर वो होते हैं जिनमें 0 प्रेजेंट हो, एक बार भी 0 प्रेजेंट हो डक नंबर हो जाएगा। तो पहला जो इन्होंने मिस करा है वो 1 हमारा फॉर लूप के पास करा है और इसका हमारा होगा i equals to i/10, क्योंकि हमें जो डक नंबर चेक करना है तो सारे डिजिट्स उठाने होंगे और डिजिट उठाने का मतलब क्या है कि हमें पिक स्टोर रिमूव वाला करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने i को a से चलाया है, i इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। तो अपडेट हमारा कौन क्या होता है, जब डिजिट पे कुछ वर्क करना होता है तो अपडेट होता है i इक्वल्स टू i/10 और अपडेशन की जगह पे इन्होंने हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो अपडेशन होगा i इक्वल्स टू i/10, मतलब अगली बार एक डिजिट कट के हमारा वापस लूप चलेगा। नेक्स्ट दिया हुआ int c इक्वल्स टू i mod 10, मतलब ये डिजिट पिक करा है और डिजिट पिक करके हमें क्या चेक करना है, डिजिट पिक करके हमें चेक करना है 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे होगा हमारा 0, सेकंड आंसर। इफ c डबल इक्वल्स टू 0, f को 1 देके ब्रेक कर दिया। नीचे देखें तो लिखा है रिटर्न f डबल इक्वल्स टू, फिर से क्वेश्चन मार्क दिया है, और फॉल्स और ट्रू। तो ये फॉल्स कब रिटर्न करना है, जब ये डक नंबर ना हो, मतलब f1 ना हुआ हो। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा -1। अगर f में -1 है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, एल्स ट्रू रिटर्न कर दो। ये हमारा यहाँ पे सोल्यूशन निकल के आ रहा है। फॉल्स इन्होंने उल्टा लगाया तो हमने भी यहाँ पे उल्टा ही लगा दिया, f डबल इक्वल टू -1 फॉल्स और -1 ना हो तो फिर ट्रू। नेक्स्ट पार्ट 2 पे आ जाते हैं, सेक्शन ए। सबसे पहले इन्होंने स्टोरी प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो हम बोर्ड पे तो रिसॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सही क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब नॉर्मली अगर किसी को स्टोरी प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व कर लेगा। लेकिन ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट गिवन अबव, राइट द पीओएस एक्सप्रेशन। ट्रुथ टेबल बनाना है और पीओएस एक्सप्रेशन लिख देनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे ASCL इनपुट्स हैं और ये x को हमने आउटपुट दिया हुआ है और इतने जगह 0 आया है, 1 आया है हमारा 6 पे, 7 पे, 10 पे, 11 पे, 14 पे और 15 पे, बाकी सब जगह 0 आ रहा है। इसके बाद पीओएस एक्सप्रेशन हमारी 0 पे लिखी जाती है, तो हमने 1-2 ही लिखी है, बाकी ये कवर अप हो जाएंगी, पूरी लिख ली जाएंगी जहां जहां 0 आया वहां। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए तो लिखा है रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन बाय यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप। ये भी सिंपल है, जिसको के मैप आता है उसको नॉर्मली आता ही होगा। ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम यूजिंग नॉर गेट ओनली। नॉर गेट से इसका डायग्राम बन जाएगा जो कि रिड्यूस एक्सप्रेशन आएगी उसका। तो इसका के मैप हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, स्टोरी प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिंपल से हमने आंसर दिखा दिया है। और अगर के मैप की ग्रुपिंग देखनी हो तो देख सकते हैं, तो जहां जहां 0 आया था उन नंबरों पे हमने 0 लिख दिया है। इसके बाद बस ग्रुपिंग देख लेते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं नया। तो एक हमारा ऑक्टेट सबसे पहले ट्राई करें तो ये ऑक्टेट बन जाएगा, और दूसरा ऑक्टेट तो बन नहीं सकता तो क्वाड एक बन जाएगी। बाकी अब इसको रिड्यूस कर लेना है, इसके आगे बाकी इसमें कुछ नहीं है। नॉर गेट से जो रिड्यूस आएगा उसका डायग्राम बना देना है। तो नॉर गेट से डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक गेट सारे रिप्लेस हो जाएंगे नॉर से हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं, तो रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन। ये भी के मैप का है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, के मैप आता है तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ग्रुपिंग बस इसकी भी देख लेते हैं, बाकी आगे नॉर्मल है। इसमें ग्रुपिंग करें तो एक ये क्वाड मिल रहा है हमको, एक ये क्वाड मिल रहा है। ऑक्टेट का तो यहाँ पे कोई हिसाब नहीं बन रहा है,
और एक ये क्वाड बन जाएगा। 3 क्वाड बन के निकलना है, बाकी आगे रिड्यूस हो जाएगा ये। उसके बाद इसमें भी हमें नैंड गेट से इसका डायग्राम बनाना है, पीछे नॉर से बनाना था, तो बेसिक गेट की जगह नैंड गेट लग जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखें, व्हाट इज एन एनकोडर, ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर एन ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर स्टेट व्हेन एप्लीकेबल। सिंपल सा है, एनकोडर बनाना है तो इसको हम बना नहीं रहे, कुछ एक्स्ट्रा हो या आउट ऑफ द वर्ड हो तो उसको बनाया जाए, तो सिंपल सा है। अगर एनकोडर अटेम्प्ट करा है, जिसने बनाया होगा उसको आता होगा, तो इसको स्किप करके नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई इफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज वैलिड और नॉट। यहाँ पे हमें चेक करके बताना है कि वैलिड है कि नहीं। वैलिड होने का मतलब क्या है कि इसके इक्वल्स टू बीच में लगा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम आ रही है, अगर सेम आ रही है तो वैलिड है, सेम नहीं आ रही तो नहीं वैलिड है। कर लेते हैं इसको सॉल्व जल्दी से। सबसे पहले एक्स नॉट निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमें एक्स नॉट चाहिए। तो 0 का हो जाएगा 1, इस 0 का भी 1, 1 का 0, 1 का 0, ये आ गया एक्स नॉट। उसके बाद हमें एक्स नॉट को इम्प्लीकेशन करना है वाई से, मतलब एक्स नॉट इम्प्लीकेशन वाई। तो एक्स नॉट इम्प्लीकेशन वाई, इम्प्लीकेशन क्या करता है, इट गिव्स फॉल्स ओनली व्हेन फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो 0 देगा, बाकी सब जगह 1 देता है। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं मिला, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं मिला, नहीं मिला, तो पहली जगह 0 आ रहा है, बाकी सब जगह 1 आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, हमें डॉट कर देना है इसको x से, मतलब इसी एक्सप्रेशन को x बार इम्प्लीकेशन y को डॉट कर देना है x से। इसको और इसको देखें तो 0 1 0 से 0, 1 1 1 1 1 1, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। राइट हैंड साइड को देखें तो पहले y बार निकालना पड़ेगा। जीरो का 1, 1 का 0, 1 0, y बार निकालने के बाद इनको हमें x से डॉट कर देना है, x डॉट y बार, y बार और x, पहला 0 दूसरा भी 0, ये आएगा 1, ये आएगा 0। इसके बाद x डॉट y भी एक निकालना पड़ेगा, x डॉट y, 0 0 0, लास्ट में 2 1 है तो इसका 1। इसके बाद इन दोनों को हमें प्लस कर देना है, 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0, 1 0 1 0 1 1। ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, और यहाँ पे थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों देखें तो बराबर आ रही है, तो इसमें बोल दिया जाएगा कि वैलिड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है स्टडी द लॉजिक डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डायग्राम देखे तो इन्होंने ये एक्सॉर गेट का डायग्राम बनाया हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक्सॉर करता क्या है, एक्सॉर नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं तो 1 देता है। ए लिया है 1, बी लिया है 0, तो 1 और 0 नंबर ऑफ वंस गिने तो ऑड आ रहा है, तो उसका मतलब पहला आउटपुट रहेगा 1। दूसरा इन्होंने दिया है A1 B1, नंबर ऑफ वंस गिने इवन आ रहा है, तो इसका आउटपुट रहेगा 0। तो पहला 1 आंसर है, दूसरा B का 0। ये प्रोग्राम पे आ जाता है, लिखा है क्लास पेरनी हैज बीन डिफाइंड टू एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम फ्रॉम द यूजर डिस्प्ले इफ इट इज अ पेरिनिकस नंबर और नॉट। पेरिनिकस नंबर होते क्या है, लिखा है पेरिनिकस नंबर इज अ बाइनरी नंबर दैट हैज मिनिमम ऑफ 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट का नंबर तो होना ही चाहिए। आगे लिखा है एंड हैज अ प्राइम नंबर ऑफ वंस इन इट, और उसके अगर नंबर ऑफ वंस गिने तो वो प्राइम हो। नीचे एग्जाम्पल दिया है 101, 101 में 2 से तो ज्यादा है, तो एक बात तो सही निकल गई। दूसरी नंबर ऑफ वंस गिने तो 2 आ रहे हैं, और 2 एक प्राइम नंबर, तो ये एक पेर्निशियस नंबर है। सेकंड वाला देखें तो 10, फिर से नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 3 है, 3 एक प्राइम है, तो ये भी एक पेर्निशियस नंबर है। एक और एग्जांपल दिया इसमें 4 1 है, तो मैंने तो ये हो गया हमारा इवन नंबर ऑफ वंस, और इवन नंबर ऑफ वंस में तो ये लिखा है नॉट अ पेर्निशियस नंबर। तो सिंपल है, बात तो समझ में आ गई। आगे क्लास बनाई है पेरनी, नम नाम का इन्होंने वेरिएबल दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर दिया, ये सब सिंपल है। कंस्ट्रक्टर के बाद फंक्शन दिया वॉइड एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट अ बाइनरी नंबर, इसमें नंबर इनपुट लेना है। नेक्स्ट मेथड दिया है int count 1 int k टू काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ वंस इन k यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। इस मेथड को हम बना देते हैं। रिकर्शन में पहली चीज होती है हमारी बेस केस, तो बेस केस होगा k जब 0 हो जाए तो रिकर्शन को हम रोक देंगे, क्योंकि हमें डिजिट उठा उठा के काम करने हैं। इफ का ब्लॉक बंद कर देना, अभी इसमें छोड़ देने क्या करना है। एल्स पे आ जाते हैं। एल्स में पहला काम करेंगे हम लोग डिजिट को पिक करेंगे, int d इक्वल्स टू k mod 10, डिजिट पिक हो गया। इसके बाद हमें गिनना है क्या ये 1 है, इफ d डबल इक्वल्स टू 1, और इसको काउंट कर लेना है। तो काउंट के लिए मेथड के ऊपर एक वेरिएबल लेंगे, उसको देंगे 0, यहाँ लिख देते हैं C++। तो जहाँ पे हमने अगर इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं तो वहाँ पे भी ले लिया जाए तब भी ठीक है। इसके बाद डिजिट रिमूव कर देंगे, k इक्वल्स टू k/10, एल्स लगाया था, पिक करा, गिनती करी, रिमूव करा। इसके बाद वापस से इसको रिकर्सिवली कॉल, रिटर्न
काउंट 1 और यहाँ वापस से भेज देंगे के। एल्स का ब्लॉक खुला था 1, मेथड का ब्लॉक खुला था 1, के अगर 0 हुआ है यहाँ पे अब बेस केस चलेगा, रुक जाएगा और आंसर हमारा किस में होगा, सी में होगा, मतलब रिटर्न कर देंगे सी। तो ये हमारा रिकर्सिव मेथड है जो कि नंबर ऑफ वंस रिटर्न करेगा, के में है जो कि। नेक्स्ट मेथड बनाते हैं, लिखा है void check to check whether the given number is a pernicious number by invoking the function count1 and to display an appropriate message, और इसमें appropriate message भी डिस्प्ले करना है। तो मेन हमें जो पेरिनिशियस नंबर जो भी इन्होंने दिया है वो चेक करना है, वो इसी में करना है। तो पहला काम इसमें करा जाए कि हमें इसके नंबर ऑफ डिजिट गिनने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डिजिट से छोटे हैं ना तो वहीं से बेकार हो गया ये, है ना, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में यही दिया था, पेरिनिशियस नंबर इज अ बाइनरी नंबर दैट हैज मिनिमम ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट होना तो जरूरी है। इसके डिजिट गिन लिए जाए, पहले कॉपी बना लेते हैं, int n इक्वल्स टू num। गिनने का तरीका रहेगा while n इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिजिट रिमूव करो और काउंट करो, n इक्वल्स टू n/10, एक वेरिएबल लेके देते हैं 0, वो काउंट करता रहेगा d प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा ना, काउंटिंग हो जाएगी हमारे नंबर की, जो भी नम में था, अगर हमारे नम में होगा 1 तो ये गिन लेगा कि इसके अंदर एक डिजिट है, अगर होगा 110 तो गिन लेगा इसके अंदर 3 डिजिट है। तो अगर ये डिजिट हमारे 2 से छोटे हैं तो नंबर बेकार हो गया। इफ d इज लेस देन 2, अगर हमारी काउंटिंग 2 से छोटी आ गई तो इसका मतलब हमारा ये नंबर पेरिनिशियस नंबर नहीं हो सकता। सो प्रिंटलन नॉट अ पेरिनिशियस नंबर, वरना एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके अब आगे काम करना हमारा पॉसिबल हो जाएगा। मतलब 2 से ज्यादा डिजिट, 2 या उससे ज्यादा डिजिट है इसके अंदर, करना क्या होगा इसके अंदर, इसके आगे बस हमें काउंट कर लेना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है और उसको प्राइम चेक कर लेना है। काउंट किसके थ्रू करेंगे, काउंट इसके थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर लेते हैं काउंट, और इसके अंदर भेज देंगे नम। काउंट 1 को कॉल करा, नम भेजा, वापस लेके आएगा, इसको कहीं भी कैच कर लेते हैं, int f इक्वल्स टू, f में आ गए होंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है इसके अंदर, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है वो f में आ गया होगा। अब चेक कराना रह गया f क्या प्राइम है, अगर प्राइम है तो ये एक पेरिनिशियस नंबर है, और प्राइम नहीं है तो पेरिनिशियस नंबर नहीं है। प्राइम चेक कराने का लॉजिक रहेगा, फैक्टर्स गिनने पड़ेंगे, int I इक्वल्स टू 1, I इज लेस देन इक्वल्स टू f I प्लस प्लस, इफ f mod I डबल इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फैक्टर मिला, फैक्टर को गिन लेते हैं, int m इक्वल्स टू 0 m प्लस प्लस, लूप खोला था यहाँ पर, पूरा लूप नाचेगा, m के अंदर काउंटिंग होके आ जाएगी। इफ m डबल इक्वल्स टू 2, सिस्टम प्रिंटलन नंबर इज पेरिनिशियस नंबर। इसके बाद एक एल्स लगाना पड़ेगा इसी इफ का, एल्स सिस्टम प्रिंटलन नॉट अ पेरिनिशियस नंबर। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लॉजिक देखें तो पहले हमने डिजिट गिन लिए, अगर 2 से कम डिजिट थे तो नॉट अ पेरिनिशियस बोल दिया, वरना एल्स में जाके अब हम चेक करने जा रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ वंस प्राइम है कि नहीं। तो पहले हमने काउंटिंग करा ली, उसके बाद लूप चलाया, फैक्टर्स गिने और चेक करा, अगर फैक्टर 2 आए तो प्राइम है, तो प्राइम नहीं बोलेंगे, नंबर इज पेरिनिशियस बोलेंगे, और एल्स में जाके बोल दिया नॉट अ पेरिनिशियस, अगर नंबर ऑफ वंस प्राइम नहीं निकले तो नॉट अ पेरिनिशियस बोल दिया। इसके बाद एल्स का ब्लॉक जो खुला था वो यहाँ बंद हो जाएगा, चेक का ब्लॉक जो खुला था वही बंद हो जाएगा। ये हमारा वॉइड चेक कंप्लीट हो गया। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनेगा, सारे कॉल होंगे मेथड, इसको कॉल हम नहीं करेंगे, हम चेक को कॉल करेंगे, चेक ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर लेगा। तो देखा जाए तो इन्होंने थोड़ा लेंथी प्रोग्राम बना के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, चेक पासिंग इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है डिजाइन अ क्लास कॉलसम टू चेक इफ द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच करस्पॉन्डिंग कॉलम of 2 matrices is equal or not. Assume that the 2 matrices have the same dimension. कह रहे हैं 2 matrices हैं, मतलब 2 2D array हैं, इन दोनों 2D array के कॉलम्स का सम मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो बोल देना सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम इज इक्वल, और नहीं हो रहा है तो बोल देंगे सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम इज नॉट इक्वल। मतलब क्या है इनके कॉलम का सम, अगर मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम देखें हम लोग तो 2 7 1, ये हमारा कॉलम बन रहा है इसमें, और दूसरी मैट्रिक्स बी का देखें तो वो है 7 1 2, तो इनका सम भी 10 आ रहा है, इनका सम भी 10 आ रहा है, आगे भी ऐसे होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ए का यहाँ पे 3 5 4 और 1 6 2, इसमें है 4 3 5 2 1 6, तो इस कॉलम का सम करें आ रहा है 12, और इस कॉलम का सम करें तब भी आ रहा है 12, इसका सम करें आ रहा है 9, इसका सम करें आ रहा है 9। तो यहाँ पे बस ये बोल देंगे सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम इज इक्वल, सारे कॉलम्स का सम दोनों में इक्वल जा रहा है। खैर, डिजाइन अ क्लास कॉलसम बना लेंगे, वेरिएबल मैट नाम की एक 2D एरे दी है,
m रो के लिए दिया है, n कॉलम के लिए दिया है। कंस्ट्रक्टर दिया है, बना लेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है void read array to accept the elements into the array। एक array हम लोग सिंपली इसमें इनपुट ले लेंगे, दो नहीं लेनी है, वो ऑब्जेक्ट से दो बनाएंगे उसको, एक array इनपुट लेनी है। इसके बाद बूलियन चेक कॉलसम ए कॉलसम बी, ये दो इन्होंने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये मेथड कह रहा है टू चेक इफ द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज इक्वल एंड रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ऑब्जेक्ट पासिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन हम करा चुके हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी को देखना हो देख सकता है। बाकी यहाँ पे इसको सॉल्व करा देते हैं। तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है कॉलसम और ये एक ऑब्जेक्ट है कॉलसम बी, तो ऐसे इसको ऐसे माना जाता है कि ए के पास अपनी एक मेमोरी है, बी ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक मेमोरी है। इसका मतलब क्या है, ए ऑब्जेक्ट के पास एक मैट नाम की एरे है और बी ऑब्जेक्ट के पास भी एक मैट नाम की एरे है, और वेरिएबल भी एम भी है और एन भी है, इनके पास भी एम भी है और एन भी है। तो यहाँ पे हमें काम क्या करना है, ए वाली एरे और बी वाली एरे, बी ऑब्जेक्ट की एरे, ए ऑब्जेक्ट की और एक ही कॉलम्स को हमें चेक कराना है और बूलियन में इसको रिटर्न कर देना है, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करना है। एरे के कॉलम का सम करना है, दो लूप लगाने पड़ेंगे। फॉर int I equals to 0, I is less than m, इन्होंने रो दिया है I प्लस प्लस। फॉर int j equals to 0, j is less than n, इन्होंने कॉलम दिया है j प्लस प्लस। इसके बाद हमें कॉलम का अगर सम करना है ना तो वेरिएबल यहाँ पे लेके 0 देना पड़ेगा। एक s नाम का वेरिएबल लेके 0 दे दिया। सम करने का तरीका क्या होगा, s equals to s प्लस, पहले इसकी एरे का कॉलम का सम कर लेते हैं, a डॉट मैट ऑफ ji। कॉलम का अगर ईच कॉलम का सम करना है तो ji लगा देते हैं, और मैट नाम की हमारी एरे है तो a डॉट मैट मतलब इसकी एरे के कॉलम का सम होगा। एक काम और करना है, इसकी भी एरे का कॉलम का सम कर लेना है। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, m इक्वल्स टू 0, यहाँ लगा देंगे m इक्वल्स टू m प्लस b डॉट मैट ji। तो b डॉट लगाने से इसकी एरे का सम होने लगेगा। j का जो ब्रैकेट खुला था यहाँ बंद करेंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ s नॉट इक्वल्स टू m, मतलब a वाली एरे के कॉलम का सम और b वाली एरे के कॉलम का सम अगर बराबर ना आए, तो बराबर ना आए तो हम इसमें काउंटिंग करके ब्रेक कर देंगे। c प्लस प्लस टॉप पे एक वेरिएबल ले लेंगे int c इक्वल्स टू 0 ब्रेक। ये c हमारा एज अ काउंटर वर्क करेगा। i का जो लूप खुला था बंद, इससे ये होगा अगर एक बार भी किसी भी कॉलम का सम मैच नहीं करा, मान ले पहला कॉलम मैच कर गया, दूसरा मैच कर गया, तीसरा अगर मैच नहीं करा सी प्लस प्लस ब्रेक। मैच करता गया तो ये एक बार भी प्लस प्लस नहीं होगा। इसके बाहर चेक कर लेंगे, इफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लगा दें या फिर सी डबल इक्वल्स टू 1 लगा दें, दोनों बातें यहाँ पे चल जाएंगी। रिटर्न फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न करा हमने, क्योंकि ये अगर ट्रू हुई है ना तो मतलब एक ना एक कॉलम का सम मैच नहीं करा है, और मैच नहीं करा है तो फॉल्स। और अगर एल्स में गया मतलब क्या है कि ये एक बार भी ट्रू नहीं हुई, सी में 1 आया ही नहीं, सी 0 ही रह गया जो हमने टॉप पे दिया था, मतलब हर कॉलम का सम मैच कर गया, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। अब जो मेथड का ब्लॉक खुला था यहाँ बंद हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट पासिंग का जो मेन मेथड था उसमें ये काम करना था। नेक्स्ट मेथड इन्होंने बोला है वॉइड प्रिंट बना दो टू डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो वॉइड प्रिंट बनाना है इसमें बस हमें एरे प्रिंट करा देनी है। इन्होंने हमको कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है कि चेक वाला फंक्शन इसी में कॉल करना है प्रिंट में, तो सीधे वॉइड प्रिंट बनेगा और एरे प्रिंट करा दी जाएगी। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है डिफाइन अ मेन मेथड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शन अकॉर्डिंगली टू एनेबल द टास्क। ये इसका मेन भी देख लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि दो एरे यूज हुई है। एक बना लेते हैं हम लोग, एरे क्लास का नाम हमारा है कॉलसम ob इक्वल्स टू न्यू कॉलसम। इसका कंस्ट्रक्टर हमसे रो कॉलम मांग रहा है तो 3 4 भेज दिया हमने। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉलसम om बना लेते हैं इक्वल्स टू न्यू कॉलसम, इसको भी 3 4 भेज दिया। तो एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहे बना सकते हैं, पर दो बहुत है, काम हो जाएगा हमारा। इसके बाद क्या किया जाएगा, रीड एरे को कॉल किया जाएगा, एक बार इससे भी एक बार इससे भी, ob डॉट रीड एरे, उसके बाद om डॉट रीड एरे। इससे होगा क्या, एक ob नाम के ऑब्जेक्ट एक om नाम के ऑब्जेक्ट, दोनों में एरे आ जाएंगी। चेक वाले मेथड को कॉल करना है तो चाहे ob चाहे om किसी के भी थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, तो ob के थ्रू कॉल कर ले रहे हैं। कॉल करने से यहाँ कोई फर्क नहीं है, जिससे मन करे उससे कॉल कर लें। ob डॉट चेक को हमने कॉल करा,
और यहाँ हमने इसमें भेज दें पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, ओ बी भेज दिया, ओ एम भेज दिया, मतलब ओ बी का रेफरेंस हमारे ए के पास पहुंच गया, ओ एम का रेफरेंस बी के पास पहुंच गया, जैसे कि हमने लिखा था ओ बी ए के पास है, ओ एम बी के पास है। इसके बाद ये बूलियन में कुछ वापस भेजेगा तो डायरेक्टली इफ में लगा दे तब भी चल जाएगा, इफ ओ बी डॉट चेक ओ बी ओ एम, मतलब ये मेथड कॉल होगा, या तो फॉल्स रिटर्न करेगा या तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इसने ट्रू रिटर्न करा तो ये इफ चलेगा, ट्रू नहीं रिटर्न करा तो हमारा एल्स चलेगा। इफ में क्या प्रिंट करना है हमें, इन्होंने दिया है अगर दोनों कॉलम्स बराबर आ रहे हैं सबके तो सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम इज इक्वल, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम इज इक्वल, वरना एल्स में चले जाएंगे, प्रिंट करेंगे सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम इज नॉट इक्वल। ये तो हमारा काम हो गया, रीड एरे कॉल हो गई, ओबी डॉट चेक कॉल हो गया, वॉइड प्रिंट रह गया है। तो प्रिंट को अगर कॉल करना है और दोनों एरे प्रिंट करानी है तो एक बार ओबी के थ्रू भी प्रिंट कर कॉल कर लें, एक बार ओएम के थ्रू भी कर लें, ओबी डॉट प्रिंट ओएम डॉट प्रिंट, तो दोनों एरेज भी प्रिंट हो जाएंगे, पब्लिक का खुला था बंद, क्लास का खुला था बंद। एक काम ये भी कर सकते हैं कि प्रिंट वालों को हम लोग इससे पहले भी कॉल कर सकते हैं, ओबी डॉट चेक से पहले, तब भी वही बात है क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेसिफाई करा नहीं हुआ है कि कैसे कॉलिंग करनी है, कहाँ प्रिंट करना है। एक और आइडिया हो सकता है कि ये इफ वाला जो वर्क हमने करा, इफ एल्स वाला, इसको वॉइड प्रिंट में भी किया जा सकता है, जो हमने बनाया नहीं है, वॉइड प्रिंट के अंदर भी किया जा सकता था, पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करके रखा है। तो चाहे ऐसे कर दें चाहे वॉइड प्रिंट में करते, बात वही आ जाती है। नेक्स्ट स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन है, लिखा है क्लास फ्लिपग्राम हैज बीन डिफाइंड टू फ्लिप द लेटर्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ अ नॉन हेट्रोग्राम वर्ड। If the word has odd number of characters, then the middle letter remains on its own position. लिखा है heterogram is a word where no letter appears more than once. कह रहे हैं हमें चेक करना है नंबर, एक हमारा जो सेंटेंस या वर्ड है वो हेट्रोग्राम है कि नहीं। हेट्रोग्राम वर्ड वो होता है जिसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट ना हो रहा हो, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हेट्रोग्राम हो गया, अगर उसमें एक भी कैरेक्टर या अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो हमें उसको फ्लिप कर देना है। फ्लिप कैसे करना है इन्होंने दिया हुआ है, अगर एक हमारी बेटर नाम की स्ट्रिंग है और इसके अंदर इवन कैरेक्टर्स हैं, तो गिने तो 1 2 3 4 5 6 इवन है, तो इसको TER अलग कर देना है, BET अलग कर देना है और ऐसे बना देना है TER BET। फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है। सेकेंड देखें तो अगर नेवर नाम का इनपुट आया है, इसमें भी देखें, इसमें भी रिपीट हुए थे TTE, तो हेट्रोग्राम तो थी नहीं है, इसमें भी EE रिपीट हुए हैं, तब क्या करना है, ऊपर इन्होंने बोला था 1 2 3 4 5 5 है, मतलब ऑड है, अगर ऑड कैरेक्टर्स हो ना तो मिडल को नहीं हिलाना है, वी को नहीं हिलाना है, ER और NE को हिलाना है, मतलब ये ऐसे बनेगा ER V NE। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है ER V NE, और लास्ट एग्जाम्पल देखें थर्ड, तो इन्होंने देन दिया हुआ है और देन में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है तो हेट्रोग्राम लिख दिया, सीधे सीधे हेट्रोग्राम है। काफी लेंदी प्रोग्राम होगा ये, देख लेते हैं। खैर लिखा है क्लास नेम फ्लिपग्राम बन जाएगा, एक वेरिएबल ले लेना वर्ड नाम का, उसके बाद इन्होंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। नेक्स्ट बूलियन इज हेट्रो, ये मेथड में हमें चेक करना है कि हेट्रोग्राम वर्ड है कि नहीं, है तो रिटर्न करना है ट्रू, नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स, मतलब एक भी अल्फाबेट रिपीट ना हो रहा हो। करेंगे सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, INTL इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड नाम का वेरिएबल इन्होंने ऊपर दिया हुआ है इंस्टेंस वेरिएबल में। इसके बाद लूप चला देंगे फॉर int I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन L माइनस 1 रखेंगे, I प्लस प्लस, दो लूप चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं भी देख लेंगे। int j इक्वल्स टू I प्लस 1, j इज लेस देन L, j प्लस प्लस। इसके बाद कैरेक्टर उठाएंगे, कैर C इक्वल्स टू, एक बार उठाएंगे वर्ड डॉट कैर एट I, फिर एक और उठाएंगे कैर D इक्वल्स टू वर्ड डॉट कैर एट J। एक बार I के थ्रू उठाया, एक बार J के थ्रू उठाया। आइडिया इसके पीछे ये है कि I हमारा सेम रहता है और J हमारा सारे टर्न चलेगा 1 से लेकर L तक। तो इससे हम चेक कैसे कराएंगे, एग्जाम्पल हमने B पकड़ा तो हम I के थ्रू B कैच करा रहे हैं जो कैरेट हमने लगाया हुआ है, और J के थ्रू हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं। ये हमारे लॉजिक के पीछे, इस कोड के पीछे लॉजिक है। एक काम और करेंगे, इफ कोई भी हमें मैचिंग नहीं मिलना चाहिए तो इफ C डबल इक्वल्स टू D, काउंटिंग कर लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं int f इक्वल्स टू 0 f प्लस प्लस, लूप का ब्रैकेट खुला था बंद, याले लूप का जो I का खुला था ये भी बंद। तो अब ये पूरा लूप नाचेगा
अगर एक भी कैरेक्टर दूसरे से मैच हुआ होगा, मान लें यहाँ पे बी उठाया आई ने, जे ने पूरे में चेक कराया, कहीं मैच नहीं हुआ बी, अगली बार आई आगे बोलेगा ई उठाएगा, जे पूरे में चेक कराएगा यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ई एक भी मैच हुआ, हाँ ई यहाँ से यहाँ मैच हुआ होगा तो ये कंडीशन हमारी जे के अंदर ट्रू गई होगी, एफ प्लस प्लस हो गया होगा। तो ये जो एफ प्लस प्लस है ना, आखिरी में बता देगा इफ एफ डबल इक्वल्स टू 0 रहा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि एफ प्लस प्लस नहीं होना चाहिए एक बार भी, और एल्स में गया तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एफ प्लस प्लस हो गया मतलब कोई ना कोई अल्फाबेट रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो हमने मेथड खोला था यहाँ बंद हो गया, ये हमारा इस हेट्रो चेक हो गया। नेक्स्ट मेथड ये हुआ स्ट्रिंग फ्लिप। इस स्ट्रिंग फ्लिप में हमें क्या करना है, टू इंटरचेंज द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द नॉन हेट्रोग्राम वर्ड एंड रिटर्न द रिजल्टेंट वर्ड। यहाँ तो हेट्रोग्राम चेक कर लिया था, अब ये हेट्रोग्राम निकलेगा तो ये अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो फिर स्ट्रिंग फ्लिप में जाके हम उसको फ्लिप करेंगे जैसे इन्होंने हमको बताया था। तो मेन पहले इसमें हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले लेंथ ही निकालनी पड़ेगी, INT L इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ। लेंथ निकालने के बाद चेक करें क्या ये इवन लेंथ है, इफ L mod 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर ये इवन लेंथ है तो हमें क्या करना है, यहाँ से आधा अलग यहाँ से आधा अलग। कैसे पता चलेगा, लेंथ अगर है हमारी 6 तो हम पहले इसको हाफ कर लेंगे 3, मतलब INT Z इक्वल्स टू L बाय 2, इससे ये हाफ हो जाएगा। हाफ से क्या होगा, Z में हमारे पास 3 आ गया होगा, एड्रेस डालें तो 0 1 2 3 4 5, T का एड्रेस जहां से हमें अलग करना है ना उसका 3 एड्रेस है, मतलब 6 का आधा 3, यहां से इसको सबस्ट्रिंग कर देंगे तो TER अलग हो जाएगा। स्ट्रिंग K इक्वल्स टू वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग और यहाँ भेज देते हैं Z, इससे TER अलग हो गया। आगे का पोर्शन भी अलग करना है, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग M इक्वल्स टू वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग, 0 से लेकर Z डालेंगे, Z अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा, PET, नया वर्ड जनरेट कर देंगे, स्ट्रिंग N इक्वल्स टू, K वाला पोर्शन आगे लगाना है, K प्लस N, और तुरंत इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न N। तो ये हमारा काम वो हो गया कि अगर हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इवन है तो इस तरीके से वर्किंग करनी है, वरना एल्स में जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इवन नहीं है तब क्या करेंगे, ये अलग केस है। नेवर है तो हमें V अलग रखना है, NE अलग रखना है, ER अलग रखना है। INT E ले लेते हैं, उसको देते हैं L/2, फिर से हाफ करा, लेकिन इस बार हाफ जो करा है वो हमने दूसरे मकसद के लिए करा है, क्योंकि इस बार हमें 4 एड्रेस से उठाना है, मतलब सबस्ट्रिंग तो करेंगे। स्ट्रिंग Q इक्वल्स टू वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग, और सबस्ट्रिंग जो इसको हम करेंगे वो करेंगे E+1 से। अब की बार E+1 से इसलिए करा क्योंकि हमें हाफ नहीं उसको अलग करना है, हाफ के एक आगे से अलग करना है। इस केस में L की वैल्यू हमारी आई होगी 5, और ये जो हमने इसको हाफ करा ना E, तो E में आया होगा हमारे पास 2, 0 1 2 3 4, V का एड्रेस 2 है, हमें चाहिए ER, इसका एड्रेस 3 से जा रहा है तो E+1, मतलब थर्ड एड्रेस से ER अलग हो गया होगा, Q में आ गया होगा, एक कैरेक्टर भी उठाना पड़ेगा, G ले लेते हैं, G इक्वल्स टू वर्ड डॉट कैर एट E, G में आ गया होगा क्या, G में आ गया होगा V, इसके बाद आगे वाला NE भी चाहिए, ER अलग कर लिया हमने, V अलग कर लिया, NE चाहिए। स्ट्रिंग X इक्वल्स टू वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग, अब कहां से करें, 0 से लेकर E तक, E का एड्रेस V का है मतलब 2 है, अपने आप एक्सक्लूड करेगा, NE उठा लेगा, X के अंदर आ गया NE, नया स्ट्रिंग जनरेट कर लें, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, सबसे आगे Q लगाएंगे, फिर कैरेक्टर लगाना है G नाम का, उसके बाद X स्ट्रिंग लगा देंगे और इसको भी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न str। एल्स का ब्रैकेट खुला था बंद, मेथड का भी जो ब्रैकेट खुला था वो भी बंद। नेक्स्ट फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ से भी प्रोग्राम समअप होगा, जो इन्होंने लंबा चौड़ा हमसे काम कराया यहीं पे आके समअप होगा। वॉइड डिस्प्ले में क्या कह रहा है ये, लिखा है टू प्रिंट अ फ्लिप वर्ड फॉर अ नॉन हेट्रोग्राम वर्ड बाय इन्वोकिंग द मेथड फ्लिप
एन appropriate मैसेज शुड बी प्रिंटेड फॉर अ हेट्रोग्राम वर्ड। कह रहे हैं अगर वर्ड हेट्रोग्राम है तो हेट्रोग्राम बोल दो, अगर वर्ड हेट्रोग्राम नहीं है तब क्या करो, फ्लिप कर दो उसको। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या हेट्रोग्राम है। ये बूलियन का मेथड है, इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इज हेट्रो, और यहाँ भेज देते हैं वर्ड। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग हमने भेजी, इज हेट्रो पास गई, यहाँ पे चेक हुआ अगर हेट्रोग्राम भी ट्रू आया वरना फॉल्स आया। तो अगर ये ट्रू आ गया ना तो इसका मतलब हमें हेट्रोग्राम स्ट्रिंग मिली है। और मैसेज क्या देना है, ऊपर आउटपुट भी इन्होंने शो करा है, अगर हेट्रोग्राम है तो हेट्रोग्राम ही लिख देना है, वरना एल्स में जाएगा, और एल्स में गया है तो मतलब हेट्रोग्राम नहीं था ये वर्ड, और हेट्रोग्राम नहीं था तो फ्लिप कर देना है। और फ्लिप वाला हमारा काम क्या कर रहा है, फ्लिप करके एन रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे str रिटर्न कर रहा है। जो भी हिसाब है, इवन है तो उस तरीके से फ्लिप कर रहा है कैरेक्टर्स, ऑड कैरेक्टर तो हिसाब से फ्लिप कर रहा है। तो हमें अब ज्यादा काम नहीं करना, स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग v इक्वल्स टू फ्लिप को कॉल कर लेते हैं। फ्लिप को कॉल करा, उसने जो भी अपनी अरेंजिंग उन्होंने दी थी ऊपर क्राइटेरिया की उन्होंने कर रखी थी, प्रिंट कर देंगे system.println v, एल्स का खुला था बंद, मेथड का खुला था बंद। ये हमारा काम हो गया पूरा समाप्त, कि अगर हमारा वर्ड हेट्रोग्राम है, मेथड कॉल हुआ, हेट्रोग्राम चेक हो गया, हेट्रोग्राम प्रिंट हो गया, वरना एल्स में गया, फ्लिप कॉल हुआ, फ्लिप करके उसने वर्ड भेजा, वो प्रिंट हो गया। पब्लिक स्टैटिक में जाएंगे, सिर्फ हम वॉइड डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले को कॉल करेंगे, ये ऑटोमेटिकली बाकी काम कर देगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है सेक्शन सी में सर्कुलर क्यू दिया है, तो सर्कुलर क्यू भी हमने एक्सप्लेन करा हुआ है, तो इसकी अगर वीडियो देखनी हो डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। बाकी इसका सोल्यूशन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो क्लास और वेरिएबल्स हैं, उसके बाद एक हमारा कंस्ट्रक्टर है। मेन जो इन्होंने नीचे देखे तो कहा है स्पेसिफाई द क्लास गिविंग डिटेल ऑफ वॉइड पुश एंड int रिमूव। पुश और रिमूव बना देना है, दो मेथड बनाने हैं, तो वही बना देना है। वॉइड here to add integer from the rear index if possible else display the message queue is full। rear index से ऐड करना है। ऐड करने में पहली चीज हम ये चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ऐड करना पॉसिबल नहीं है। सर्कुलर क्यू होती है हमारी कैसी है, सर्कुलर क्यू इस तरीके की होती है। मान लेते हैं f यहाँ पे है, रियर यहाँ पे है, और ये इतनी फिल है, तो अगर हमें ऐड करना है ना तो अभी यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें रियर यहाँ पे, तो अब देखें तो इधर वाली कोई जगह खाली नहीं है रियर से, तो मतलब अगर रियर को एक प्लस करें और उसके बगल में फ्रंट आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये फुल है। और एक बात और याद रखने वाली है कि रियर कभी भी क्यू में प्लस प्लस नहीं होता है, ना रियर ना फ्रंट, कभी प्लस प्लस नहीं करते हैं। इस तरीके से +1 देते हैं इसको, रियर +1 मॉड कैप, ये लिखेंगे इसकी जगह, हर जगह जहां भी प्लस प्लस करना होगा इसकी जगह ये लिखा जाएगा। तो हमें चेक क्या करना है कि रियर के एक आगे कहीं फ्रंट तो नहीं है। इफ रियर +1 मॉड कैप डबल इक्वल्स टू फ्रंट, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, पूरी हमारी सर्कुलर क्यू भरी हुई है और इन्होंने मैसेज कहा है क्यू इज फुल दे दो, println क्यू इज फुल, वरना एल्स में जाएंगे। एल्स में जाके क्या करना है, टू ऐड इंटीजर फ्रॉम द रियर इंडेक्स। अब हमें ऐड कर देना है, नॉर्मल केस है, फुल नहीं है तो नॉर्मल है, पहले रियर को प्लस प्लस दिया जाए, लेकिन प्लस प्लस किस तरीके से, वैसे नहीं देना है। रियर इक्वल्स टू रियर +1 मॉड कैप के बाद ऐड कर देते हैं, एरे का नाम है क्यू, क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू ये ऐड करना होगा v, एल्स का खुला था बंद, वॉइड पुश खुला था बंद, ये मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट int रिमूव, कह रहे हैं टू रिमूव एंड रिटर्न द इंटीजर फ्रॉम द फ्रंट इफ एनी एल्स रिटर्न -999। पहले नेगेटिव काम करते हैं कि रिटर्न होना पॉसिबल नहीं है, अगर एम्प्टी है हमारी क्यों ना तो रिटर्न होना पॉसिबल नहीं है। एम्प्टी अगर हम देखें तो इस तरीके से होती है, अगर हमारा फ्रंट और रियर एक ही लोकेशन पे है तो ये हमारा एम्प्टी मान रहा होता है। इफ फ्रंट डबल इक्वल्स टू रियर, ये जो f डबल इक्वल्स टू r करके एम्प्टी बोला जा रहा है, ये नॉर्मली IC अपना ऐसे ही सोल्यूशन इसके निकाल रहा है कि f और r अगर एक ही जगह पे तो एम्प्टी है, ठीक है। तो वही गाइडलाइंस के हिसाब से हम भी कर दे रहे हैं, f डबल इक्वल्स टू r है तो रिटर्न कर देंगे -99 इन्होंने बोला है, मतलब ये खाली पड़ी हुई है, कुछ भी रिमूव इसके अंदर से नहीं हो सकता, सॉरी 999 बोला। इसको एल्स लगाएंगे, एल्स में आप रिटर्न करना पॉसिबल है, तो रिटर्न किया कैसे जाएगा, मतलब एक नॉर्मल सा केस है, ये केस ले लेते हैं, ठीक है। फ्रंट से हमें 3 को रिटर्न करना है, तरीका क्या होगा, हम सीधे f को नीचे नहीं गिरा देंगे, हम पहले क्या करेंगे, इस 3 की कॉपी एक छोटी से बना लेंगे। कैसे कॉपी बनाएंगे, int c इक्वल्स टू, एरे का नाम है हमारी q, q ऑफ फ्रंट, मतलब यहाँ पे जो भी था 3 था,
वो किस में आ गया होगा, हमारे पास सी में आ गया होगा। इसके बाद हम एफ को इधर गिरा देंगे, और इधर गिराने का मतलब माइनस नहीं है, इधर गिराने का मतलब प्लस करना है, क्योंकि अगर एड्रेस डालें एरे के तो ऐसे होते हैं 0 1 2 3 4, तो अगर कुछ रिमूव हो रहा है ना तो वो प्लस प्लस, फ्रंट को प्लस प्लस किया जाएगा, और प्लस प्लस की जगह फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉड कैप। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड काम क्या होगा, इसीलिए कॉपी बना ली थी कि फ्रंट तो नीचे खिसक जाएगा। 3 जो था हमारे पास सी में है, यहीं से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सी, एल्स खोला था 1। इसके बाद ये जो मेथड का रिमूव खोला था, ये भी मेथड का ब्लॉक भी बंद हो गया। ये दो मेथड इसमें बनाए थे, कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्लास का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल इन्होंने दिया हुआ है फ्रंट, और यहाँ पे दिया हुआ है रियर, तो जो वेरिएबल इन्होंने दिए है ना इंस्टेंस, वही यूज करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट 1 एप्लीकेशन ऑफ अ सर्कुलर क्यू। तो स्टेट 1 एप्लीकेशन में हम लोग ये लिख सकते थे कि ये मेमोरी को रीयूज बहुत अच्छे से करता है। मतलब अगर हम क्यू की एंटिटी देखें, ये स्ट्रक्चर चल रहा है, क्यू चल रहा है, तो आर में अगर कुछ ऐड होना है रियर से, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 4 आ गया, रियर रख सक जाएगा। फिर कुछ ऐड होना है तो 5 आ गया, रियर यहाँ खिसक जाएगा। लेकिन अब कुछ नहीं ऐड हो सकता, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल क्यू का स्ट्रक्चर है। लेकिन सर्कुलर क्यू अगर होता ना तो ये रियर के बाद यहाँ भी ऐड हो जाता है, यहाँ आ जाता रियर 6। तो सर्कुलर क्यू जो होता है रीयूज अच्छे से करता है मेमोरी को या स्पेस को, ये लिखा जा सकता था। या फिर इसका एक नॉर्मल आंसर होता है कि बफर्स को मैनेज करता है सर्कुलर क्यू, ये भी इसकी एप्लीकेशन में लिखा जा सकता था। नेक्स्ट 10th आ जाते हैं। इनहेरिटेंस का इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसका सोल्यूशन हम ऐसे ही देख लेते हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो पैसेंजर नाम की इनकी सब क्लास है, उसी को बनाना था, तो हमने बनाई क्लास पैसेंजर एक्सटेंड्स फ्लाइट। फ्लाइट हमारी सुपर क्लास है। जो वेरिएबल दिए थे इन्होंने वो ले लिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर जो बनाया है उसमें पहले ऊपर के सुपर क्लास के सारे वेरिएबल एक बार लिए अलग नाम से, और इस क्लास के जो आईडी और नेम वाला वेरिएबल है उसको लिया है, क्योंकि टैक्स और टीओटी में हमें कैलकुलेशन करनी है, तो उसको तो नहीं लिया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में हमने ये सारे ले लिए। जो सुपर के लिए लिया था वो सुपर करके भेज दिया है, और जो इस क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको नॉर्मली हमने इनिशियलाइज कर दिया, आईडी को आई दे दिया, नेम को एन दे दिया। सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद इन्होंने वॉइड कैल बनाने को कहा है, कह रहे टू कैलकुलेट द टैक्स एज 5% ऑफ बेस फेयर एंड टोटल अमाउंट। दोनों चीजें निकालनी, पहले टैक्स निकालना है और बेस फेयर निकालना है। टैक्स निकालना है 5%, तो टैक्स का फॉर्मूला है टैक्स इज इक्वल्स टू बेस फेयर इंटू 5/100, और टोटल निकालना है टीओटी इक्वल्स टू बेस फेयर प्लस टैक्स। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद वॉइड शो करना है, तो वॉइड शो में एक बार सुपर डॉट शो कॉल कर लेंगे, इससे पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और बाकी इसकी डिटेल्स को प्रिंट कर देंगे, आईडी, नेम, टैक्स और टीओटी वगैरह को। नेक्स्ट लिंक लिस्ट का इन्होंने प्रोग्राम दिया, लिखा राइट एन एल्गोरिथम मेथड टू प्रिंट द सम ऑफ द ASCII वैल्यूज ऑफ द लोअर केस अल्फाबेट प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं उनके ASCII का सम कर देना है, और मेथड इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए एक नोड ले लेते हैं, नोड t इक्वल्स टू str। ये हमारा पहली नोड का रेफरेंस होता है। ट्रैवर्स के लिए एक लूप लगाते हैं, while t इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये लूप जब तक चलेगा जब तक हमारी लिंक लिस्ट सारी खत्म ना हो जाए, एंड तक जाएगा। इसके बाद इस लिंक लिस्ट में कितने स्मॉल हमें कैरेक्टर्स मिलने हैं उनको कैच करना है। तो इफ लगा लेते हैं, इफ, और कैरेक्टर का फंक्शन यूज करेंगे, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, और यहाँ क्या भेज दें, t डॉट, और ऊपर जो इन्होंने कैरेक्टर का दिया है वेरिएबल m। ये अगर इफ ट्रू हुआ है तो हमारी नोड का जो भी कैरेक्टर है ना पहली नोड पे, वो स्मॉल है, और स्मॉल है तो उसका सम कर लेना है। सम करने के लिए एक वेरिएबल लिया, उसको दे दिया 0, s इक्वल्स टू s प्लस, इसको पहले लिया int में, int x इक्वल्स टू t डॉट n। इससे जो भी कैरेक्टर होगा उसका ASCII आ जाएगा x के अंदर, s इक्वल्स टू s प्लस x। इसका खुला था, यहाँ बंद हो गया। ट्रैवर्स करने के लिए आगे भी बढ़ना पड़ेगा, t इक्वल्स टू t डॉट दिया हुआ राइट। वाइल का खुला था, यहाँ बंद हो गया। नेक्स्ट काम हमें इसमें वॉइड लिखा है तो प्रिंट कर देना होगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, एस में आंसर है फाइनल, इसको प्रिंट कर दिया। वॉइड लोअर खुला था, बंद हो गया। तो लिंक लिस्ट का भी पूरा एक्सप्रेशन एक ही वीडियो में दिया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो देखना चाहे देख सकता है। नेक्स्ट इनका बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है, और इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, राइट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सन ऑफ द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सन ने पहले निकाल दिया, ये इसका सोल्यूशन है, KFNLCGM। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, स्टेट द डेप्थ ऑफ द एंटायर बाइनरी ट्री एंड डेप्थ ऑफ द नोड ई। अगर पूरी बाइनरी ट्री का डेप्थ निकालना है तो एक आंसर इसका ये भी होता है कि हाइट गिन के बता दी जाए, तब भी आंसर ठीक होता है, वरना इसमें जो लिंक आ रही होती है उनको गिना जाता है। खैर तुम हाइट गिन के बताएं तो 0 1 2 3 4, तो डेप्थ आ रही है हमारी 4 एंटायर बी ट्री की।
अगर सिर्फ ई की निकालनी है और ई की निकालनी तो 0 1 2, तो ई की अगर निकालना तो 2 आ रहा है, तो डेप्थ कहें या हाइट कहें आंसर सेम आता है, पर दोनों में फर्क होता है, हाइट अलग होती है डेप्थ अलग होती है, पर आंसर सेम ही आ रहा होता है, तो ठीक है वैसे निकाल देंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं नेम द एक्सटर्नल नोड ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री की एक्सटर्नल नोड मतलब लीव्स को बताना है, तो लेफ्ट सब ट्री में देखें तो 3 है हमारी, आई है, जे है और ई है। और नेक्स्ट दिया है एन इंटरनल नोड ऑफ द राइट सब ट्री, और राइट सब ट्री की इंटरनल नोड बतानी है, वो जो नोड, वो जो लीव्स ना हो। तो अगर के को देखें लीव नहीं है, के को देखें लीव है, एन को देखें लीव है और एम को देखें लीव है, बची राइट सब ट्री में हमारी सी एफ एल जी, तो इसका आंसर होगा सी एफ एल जी।